नमस्कार साथियों। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट का पहला प्रैक्टिस सेट जो है उसके अंदर पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या ऑल नंबर्स। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 इस प्रकार ये अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछिए कौन सी हो जाएगी? शून्य, 0। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सत्य कथन आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। ये कथन सत्य है क्योंकि पाई कैसी है? पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहो तो बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? सेकंड ऑप्शन कह रहा है 22/7 एक अपरिमेय संख्या। ये तो कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 0.1324355 और ये संख्या अनंत तक बढ़ रही है। तो हमने पढ़ा था दशमलव संख्या दो प्रकार की, शांत और अशांत। ये कैसी है? अशांत। अशांत के भी दो प्रकार थे, आवर्त अनावर्त। ये अनावर्त है, अनंत तक तो आगे बढ़ रही है लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये कथन भी असत्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। ये कथन भी असत्य क्योंकि आपको कॉपी के अंदर लिखवाया गया कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। अंडर रूट 169 नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 169 13 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13। 13 नहीं है। 13 पूर्ण संख्या तो है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो रही, 0 1 2 3 4 5 है, उसमें तो 13 आता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी 13 है, परिमेय संख्या भी 13 है, 13 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपके चौथा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पहला ऑप्शन जब हम चेक करेंगे 0.1423, इसके बाद देखिए ये 4 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? दशमलव संख्या के दो पार्ट, शांत अशांत। और अशांत यानी अनंत तक आगे बढ़ रही है, उसके भी दो पार्ट थे, आवर्त अनावर्त। यहाँ आवर्त है, यहाँ 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये परिमेय है। अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों के ऊपर बार आ जाए, इसका मतलब 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके अंदर देखेंगे तो हम 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी परिमेय संख्या है। जबकि ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ ध्यान से देखोगे साथियों तो 1 0 फिर 1 0 यहाँ तक तो रिपीटेशन है। अब 1 0 1 0 यहाँ वापस 1 आ जाता तब तो रिपीटेशन हो जाता, पुनरावृत्ति हो जाती। यहाँ पर 0 आया है तो इसलिए ये अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, वो सेम अंक रिपीट नहीं हुए, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये किस प्रकार का रूप हो जाएगा? दशमलव संख्या के अंदर अनावर्त अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। और आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखा है कि अनावर्त अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है, शांत अशांत पुनरावृत्ति। अब देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, हमने जब दशमलव संख्या पढ़ा था, दशमलव संख्या के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दशमलव संख्याएं दो प्रकार की, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्या जितनी भी थी वो सारी की सारी परिमेय होती है, तो शांत दशमलव संख्या के अंदर निरूपण होता है। और दूसरा अशांत, अशांत के अंदर भी दो प्रकार, आवर्ती और पुनरावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती।
यानी आवर्ती जिसमें होती है, आवर्ती या पुनरावर्ती जिसमें अंकों की होती है अशांत के अंदर, वो सारी परिमेय होती है। और अनावर्त अशांत जो होती है वो जो है वो अपरिमेय होती है, वो दशमलव निरूपण परिमेय संख्याओं का नहीं होता है। तो शांत तो होता ही है, और अशांत पुनरावर्ती ये भी दशमलव परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है। तो पहला आपके राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि शांत, शांत तो है लेकिन अशांत गैर पुनरावर्ती ये तो अपरिमेय हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, कट हो गया, अपने को यही आंसर मिल गया। ये कह रहा है कि अशांत और अशांत पुनरावर्ती। अब अशांत के अंदर दो प्रकार है, आवर्त और अनावर्त। तो अशांत शब्द एक आते ही इसके अंदर दोनों चीजें आ गई, इसलिए इसको अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते इसमें निरूपण दशमलव निरूपण होगा, क्योंकि इसके भी दो पार्ट है ना, एक आवर्ती वाला और एक अनावर्ती वाला। तो इसके अंदर अनावर्ती वाले में तो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है, ये कह रहा है अशांत गैर पुनरावर्ती, यानी जिसमें रिपीटेशन नहीं होता वो तो वैसे ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है दशमलव निरूपण होता है, एक तो शांत में होता है और अशांत का भी जो पहला प्रकार होता है पुनरावर्ती, उसमें परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको भिन्न के रूप में लिखना है दशमलव संख्या को। तो मैंने जब क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था तब आपको बताया था जितने अंकों के ऊपर बार है, जैसे ही हम बार हटा के इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जितने अंकों के ऊपर बार है इतनी बार बटे में 9 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 37 बटा 2 अंकों के ऊपर बार है, इसलिए बटे में कितनी बार 9 आ जाएगा, 2 बार 9। तो 37 बटा 99, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 64 की घात 1/3 एक संख्या है। यहाँ पर बटे के अंदर घात के रूप में, हम घात के अंदर बटे के रूप में देखते हैं तो बटे के अंदर आपके आ रहा है 1/3, बटे में 3 है, इस 3 को यहाँ से हटाना है। तो 64 किसकी घात 3 है, हम सीधा यहाँ पर सोचेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि इस 3 को हटाने के लिए इसको क्यूब के रूप में लिखे। ये किसका क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 की घात 1/3। और इस प्रकार घातें अगर लिखी हुई है तो घातांक करने के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये घातें आपस में गुणा होती है। तो 4 की घात हो जाएगी 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4 है परिमेय संख्या, जी हाँ 4 परिमेय संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि परिमेय अशांत आवर्ती, परिमेय अशांत आवर्ती, अपरिमेय, अपरिमेय तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। और परिमेय संख्या के अंदर अशांत आवर्ती यानी दशमलव के बाद अंकों की जो आवर्ती होती है वो तो इसमें नहीं हो रही, सीधा ही 4 है, परिमेय संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी। अभाज्य संख्या तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्या पूछे 1 से 100 तक तब हम क्या बताएंगे, 74 भाज्य संख्या। और अगर आपको अगर ये भी पूछा जाए कि 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो भी आप आराम से बता सकते हो। हमने बहुत अच्छे से नोटबुक के अंदर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर लिखा है कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, टोटल कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। ये मच्छर भी आ गया पढ़ने के लिए। ये अगला सवाल, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं के अंदर विषम सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 9। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंदर एक तथा स्वयं का तो भाग जाता ही है, इसके अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या का भी भाग जाता हो तो उसे हम
भाज्य संख्या कहते हैं। और विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 9। और अगर सीधा पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये रहा अगला सवाल। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो पहले तो पूरी पूरी संख्या लिख लीजिए, 123 माइनस, अब सिर्फ बार को ढकिए, क्या दिखाई दे रहा है? 12। 12 इसमें से हम माइनस कर देंगे, बटा जितने अंकों के ऊपर बार है इतनी बार बटे में 9 आएगा। और दशमलव और बार के बीच में जितने अंक है इतने पीछे जीरो लग जाएंगे, 2 अंक है इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। 123 में से 12 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 111 बटे 900। अब 3 का भाग जा रहा ऊपर नीचे दोनों संख्याओं के अंदर। सर हमें पता कैसे चलेगा 3 का भाग जा रहा है? हमने भाजकता के नियम पढ़े, उसके अंदर हमने पढ़ा कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है ना, जोड़िए 1 और 1 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, पीछे बचे 2, 3 7 21। और हाँ जी, ये हो जाएगा 300, 37/300। ये थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इसको भी भिन्न के रूप में लिखना है। अब देखिए, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक मिश्र भिन्न में, एक सामान्य भिन्न में। हम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन के अंदर चारों के अंदर सामान्य भिन्न लिखी हुई है, तब हम इस पूरी संख्या का उपयोग करेंगे। 179 पूरी पूरी संख्या लिख लो, माइनस, अब हमें सिर्फ बार ढकना है, जैसे ही बार ढकेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1। ये हम माइनस करेंगे, बटा जितने अंकों के ऊपर बार है इतनी बार बटे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 179 में से 1 गया, पीछे कितना बचा? 178 बटा 99। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 178 बटा 99। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसमें भी पूरी संख्या ली हुई है, तो आप पूरी संख्या लिखिए। 2343 माइनस, आपको सिर्फ बार ढकना है, क्या दिखाई दे रहा है? 23, 23। 23 इसमें से माइनस कर दीजिए, बटा जितने अंकों के ऊपर बार है इतनी बार बटे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इसमें से अगर हम 23 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 0। 4 में से 2 गया, 2, कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भाग आ गया भिन्नों का, इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले सामान्य भिन्न में चेंज करो। 6 पंजे 30 प्लस 1 31/6। अब ये भाग का निशान है, भिन्नों के अंदर जब भाग का निशान है उसको गुणे में परिवर्तित करके फिर सॉल्व किया जाता है। तो भाग के निशान की जगह जैसे ही हम गुणे का निशान करेंगे तो पीछे वाली जो भिन्न है ये उल्टा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2/9। अब 2 का भाग 2 में 1 बार, 6 में कितनी बार? 3 बार। अब किसी से कट नहीं रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा 31 एकम 31, और बटे में 9 तिया 27, 31/27। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये आपके हो जाएगा 57 माइनस, बार को ढकिए, 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 माइनस कर दो, बटा एक अंक के ऊपर बार है इसलिए बटे में 1 बार 9 आएगा। दशमलव और बार के बीच में एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा। 57 में से 5 गए, 52/90। 2 का भाग जा रहा है इसमें, 52/90 ऑप्शन में पड़ा है। ये आगे 2 का भाग इसमें कट रहा है, आगे हम काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक भिन्न दे रखी है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अब देखना साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपके हो जाएगा 329/400 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 25, तो ये हो जाएगा 229 बटा,
ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 की घात इसको मैं 4 लिख लेता हूँ। 4 चौक 16 हो गया, 16 को मैंने 2 की घात 4 लिख दिया, और ये 5 की घात 2। यदि किसी संख्या के बटे के अंदर, यदि संख्या के हर के अंदर 2 गुणा 5 इसके अगर मल्टीपल हो, केवल इसी के ही मल्टीपल हो, तब जो भिन्न होगी उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, हमेशा शांत होगा। इसके अंदर ध्यान देना, टर्म्स किस किस की होनी चाहिए, एक 2 की घात होनी चाहिए और एक 5 की घात होनी चाहिए। जब केवल इन दोनों की ही घात है तब उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, आरोही क्रम में भिन्न हैं। आरोही 3 अक्षर, छोटा शब्द, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब आपको बढ़ता क्रम बताना है। आपके पास 3 भिन्न है, 3/4, 7/11 और 5/7। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए, सभी भिन्नों को दशमलव संख्या में चेंज करिए। 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, दशमलव, यहाँ हो गए 30, 4 7 28, पीछे बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजा 20। इसके अंदर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव 70, 11 छके 66, दशमलव 6 आ जाएगा। और इसके अंदर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा, सातों साथी 49, पीछे बचा 1, दशमलव लगा दिया, 10 हो गए, 7 एकम 7, फिर ये आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, बढ़ता क्रम बताना, आरोही 3 अक्षर, छोटा शब्द, तो पहले छोटी संख्या, पहले इन तीनों में से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7/11, तो सबसे पहले 7/11 आएगा, इसके अंदर ये पड़ा। उसके बाद 5/7 आएगा और फिर 3/4 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी, हमने पीछे वाले अब जब इसके अंदर पूछा गया था अभाज्य संख्या, तब हमने वहां जिक्र किया था कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है, और जब भाज्य संख्याओं की बात आए तो 1 से 100 तक कितनी होती है, 74। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। इसे संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, इसे यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, इसे अरूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है, अरूढ़। अरूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर आपको कहा गया कि 74, 1 से 100 तक टोटल 100 संख्याएं होती है, जिसके अंदर 25 अभाज्य होती है, 74 भाज्य होती है। अगर हम इन दोनों को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो 25 प्लस 74 ये तो हो गई 99, पीछे बची 1 न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ऐसा हम नोटबुक के अंदर लिख चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए साथियों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये पूछा गया है अऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अऋणात्मक का मतलब क्या होता है। अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर ये सोच लेते हैं कि अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक, अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक, ये सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अऋणात्मक का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं। अऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक की बात करें तो ये सारे पूर्णांक है, माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक, अनंत तक, ये सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं। और उसने बात करी है सबसे छोटा अऋणात्मक पूर्णांक, यानी जो ऋणात्मक नहीं है। तो ऋणात्मक नहीं है तो यहाँ ऋणात्मक शब्द को हटा दो, ऋणात्मक वाले हटा दो, पीछे ये जितने बचे ना ये अऋणात्मक पूर्णांक है। और इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। तो यहाँ आपके पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिए। अगर सीधा पूछा जाए कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा,
तब हम क्या बताएंगे, तय नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो इधर होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा अगला सवाल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी की सारी विषम होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये 3 हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं, 22/7 ये तो परिमेय है। पाई पाई अपरिमेय संख्या, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपके सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हमने छोटी क्लासेज के अंदर पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ऐसा नहीं था। हम वापस उस किताब को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर वापस हम क्या पाएंगे, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू लगभग 3.14 के बराबर होती है। 3.14 परिमेय होती है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये 22/7 भी परिमेय है, 3.14 भी परिमेय है, और यदि दशमलव के बाद कुछ अंक छोड़ के फिर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अगला सवाल, असत्य कथन आपको ढूंढना है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती, सही है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय जितनी भी होती है वो भी सारी वास्तविक होती है, और अपरिमेय संख्या जो होती है वो भी सारी वास्तविक संख्याएं होती है। तो पहले कथन के अंदर ये कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही है कथन। सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही कह रहा है। और सभी पूर्णांक संख्याएं जितनी भी है, पूर्णांक संख्या सारी परिमेय होती है, इसका मतलब वो भी सारी वास्तविक होती है, ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, यहाँ कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं, कुछ अपरिमेय भी तो होती है। इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य कथन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल, एक संख्या दे रखी है 3458 में 4 और 5 के जातीय मानों का गुणनफल। देखिए साथियों, 4 का जातीय मान 4 ही होगा और 5 का जातीय मान 5। जातीय मान फेस वैल्यू, अंक स्वयं का जो मान होता है, यानी यह संख्या के अंदर अंक कौन से स्थान पर आया इस पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इसलिए 4 का जातीय मान हमेशा 4 रहेगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा, और इन दोनों का गुणनफल पूछा है, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा 24वां सवाल। आपको पूछा गया कि 72.36 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 का स्थानीय मान 2 इकाई स्थान पर है 2, इसलिए 2, और 3 का हो जाएगा, दशमलव के बाद किसी भी अंक का स्थानीय मान देखें तो दशमलव साथ लेके आएंगे, तो 0.3 इनका अंतर पूछा है। 2 में से 0.3 घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 1.7। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घटाना है, अंतर करना है। अगला सवाल, संख्या 78.24 में 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान है 70, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल, तो 4 + 70 कितना हो जाएगा, 74, 74। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये रहा अगला सवाल। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। हमने भाजकता के नियम पढ़े थे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उसके अंदर हमने पढ़ा था, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरी बार जा रहा है तो उस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। यहाँ पर हम अंकों का योग करेंगे, 3 5 8 और 8 16, 4 20, 5 25, 1 26। 26 में 9 का भाग नहीं जाता,
तो इस संख्या के अंदर भी नहीं जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 2 3 5 5 10 और 4 14, 3 17 और 1 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक करना चाहो तो आगे के ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अंकों का योग करिए, उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो उसके अंदर जाएगा। यहाँ पर अपने को आंसर मिल चुका है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ के अंदर 9 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। अगले सवाल पर चलते। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? अब 4 ऑप्शन है, 3 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है और एक ऑप्शन ऐसा है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 का भाजकता का नियम ये था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखना साथियों, इसके अंदर 448 लास्ट 3 अंक, इसके अंदर हम 8 का भाग देंगे। 8 पंजे 40, पीछे बचे 4, उतारा 8 48 हो गए, 8 छंग 48, पूरी बार भाग जा रहा है। हमें आंसर मिल गया है और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर इसके अंदर हमें ऑप्शन चेक करने हो तो 526 में हम देंगे 8 संग 48, पीछे बचे 4, उतारा 6 46 में 8 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर देखिए 8 7 56, पीछे बचे 4, उतारा 2 42 हो गए, 8 का भाग नहीं जा रहा। यहाँ पर 8 पंजे 40, पीछे बचा 0, उतारा 4, 4 से फल पड़े रहेंगे, भाग नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है? 4 का भाजकता का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट के 2 अंक 28, 28 में 4 का भाग जा रहा है, 4 7 28, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। और 00 है, इसका मतलब भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। लास्ट में 21 चौक 84, इसके अंदर भी जाएगा। 86 के अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसका मतलब यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते। यहाँ पर इसको सरल करने पर इकाई अंक क्या आएगा? जब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इकाई अंक उठाएंगे 8। उसके बाद यहाँ जो घात दे रखी है, इस घात के अंदर हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 7 28, पीछे कितने बचे? 3, इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। बीच में गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाओ। यहाँ से हमने जैसे ही 6 देखा, 6 के अंदर हमने नोटबुक के अंदर लिखा था 0 1 5 और 6, ये ऐसी संख्या है, ये यदि किसी संख्या का इकाई अंक हो जाए तो उसकी घात प्राकृत संख्या में आप कुछ भी करिए, उसका इकाई अंक जो है वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। तो 6 की आगे घात कुछ भी आप करिए प्राकृत संख्या में, ये 6 ही रहेगा। और यहाँ 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। और यहां से हमें पता चल गया इकाई अंक कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 और गुणे में 6, 6 दूनी कितने हो गए? 12। इकाई अंक कितने हो गए? अपने को इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक आपके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको पूछा गया कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपने 7 देखो, ये 7, घात में 4 का भाग दे दिया, 4 पंजा 20, पीछे बचा 1, ये 7 एकम 7 की घात 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। माइनस यहाँ से आपने 8 देखा, ये 8, इसके अंदर आपने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, पीछे बचा 1। अब 7 में से 8 नहीं जा रहे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे साथियों? ध्यान से देखिए, 7 में से 8 केवल हम इकाई इकाई अंक लिख रहे, इसका मतलब संख्या केवल इतनी सी थोड़ी है, संख्या तो बहुत बड़ी है। ये संख्या, इस पूरी संख्या का हम सिर्फ इकाई इकाई अंक लिख रहे। अगर 7 में से 8 नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 7 अपने आगे वाले अंक से उधार लेगा। सर हमें क्या पता यहाँ कौन सा अंक है? कोई सा भी अंक को उधार देने से मना नहीं करेगा। हमने नॉर्मल बाकी करी है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आगे वाले अंक से एक उधार लेंगे तो यहाँ 17 बन गए और 17 में से 8 गए, पीछे कितने बचे? 9। तो यहाँ पर आपका इकाई अंक आ जाएगा थर्ड ऑप्शन 9। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा लगातार संख्याएं 40 तक गुणा की गई है और आपको पूछा दाईं और अंत में शून्यों की संख्या। शून्य बनाने के लिए साथियों जोड़ा चाहिए 2 गुणा 5 का। 2 गुणा 5 बराबर 10। एक जीरो बनाएंगे, एक शून्य बनाएंगे। एक शून्य बनाने के लिए 2 गुणा 5 का जोड़ा चाहिए, युग्म चाहिए। अब देखना साथियों, अगर 1 से प्रारंभ हो और लगातार संख्याएं चल रही हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लास्ट संख्या जो है उसको उठाते हैं 40। इसके अंदर हम 5 का भाग देंगे, हमेशा 5 का ही भाग देना, क्योंकि अगर लगातार संख्याएं चल रही है तो उसके अंदर 2 को गिनेंगे, 2 तो बहुत बार आएंगे, तो 2 को गिनने में हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करें, हम 5 गिने। लेकिन 5 भी अगर एक एक करके गिनेंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 का भाग दे देते हैं। कितनी बार गया, 8 बार। अगर फिर 5 का भाग जा रहा है तो हमें दे देना है, और 5 का भाग 8 में कितनी बार गया है, 1 बार गया। अब आगे भाग नहीं जाएगा, शेषफल छोड़िए, भाग कितनी बार जा रहा है और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 को सरल करने पर दाईं और अंत में शून्यों की संख्या। देखना साथियों, यहाँ पर लगातार संख्या नहीं है, ये 10 गुणा, यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करूं तो भी हो जाएगा, 2 गुणा 5 के जोड़े बना के करें, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। इसको 20 को मैं 2 गुणा 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें जब जीरो काउंट करना है तो हम डायरेक्ट 10 काउंट करें तो उसके अंदर 2 और 5 अलग काउंट करने की जरूरत नहीं रहती है। वैसे 30 है तो ये 3 गुणा 10 है, 40 है तो ये 2 गुणा 2 गुणा 10 है, 50 है तो 5 गुणा 10 है। तो इसके अंदर 10 तो हम सीधे काउंट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 और 5। 5 जीरो तो 5 शून्य तो आपको सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखोगे तो यहां पर देखोगे तो ये 5 गुणा 2 ये बढ़ा, ये 5 गुणा 2 10, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो टोटल दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखना साथियों, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आपको दिख जाए तो दिखते ही ये काल्पनिक संख्या है। ये आयोटा है, आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस ए, इसका मतलब ये भी काल्पनिक संख्या है। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर माइनस आ गया, ये भी काल्पनिक संख्या है। 2 अंडर रूट 3 ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक के भी 2 भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या है वो भी सारी वास्तविक संख्या है, और जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो भी सारी वास्तविक संख्या है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। अंडर रूट के अंदर आपको माइनस जैसे ही दिख जाए, ये कैसी है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक है, यानी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी तीनों की तीनों कैसी है, वास्तविक संख्या है। 2 परिमेय संख्याओं का योग, जैसे कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो केवल परिमेय संख्या होगी, वो हमेशा प्राकृत संख्या होगी, वो केवल अपरिमेय संख्या होगी, वो परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा परिमेय संख्या होगी। कोई भी 2 परिमेय संख्याओं का यदि हम योग करते हैं तो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। यहाँ की हमने नोटबुक के अंदर ये भी लिखा कि परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं तो भी, अगर दोनों परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का यदि भाग दिया जाता है तो या तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि जीरो के केस में, जीरो का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल, 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 945 के अभाज्य गुणनखंड करिए। इसके अंदर हम भाग देंगे। किसका भाग? 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग दोगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 ए पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। 3 एकम 3, एक में जाएगा नहीं, 3 ए पंजे 15, 105 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दीजिए। 3 तिया 9, पीछे बचा 1, 3 ए पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा। अब इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैं लिखूं तो 945 बराबर ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 3 बार है, गुणा 5 की घात हो जाएगी 1, गुणा 7 की घात हो जाएगी 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हो जाएगा 3, घातें हमें जोड़नी है, 3 और 1 4 और 1 5। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगर इसी सवाल के अंदर ये पूछा जाए कि इसके विभिन्न भाजकों की संख्या, तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या तो फिर 3 प्रकार हो जाएंगे, 3 5 7। विभिन्न अभाज्य भाजक, अभाज्य गुणनखंड तो 3 3 5 और 7। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तब हम घाते गिनेंगे, 3 और 1 4 और 1 5। 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वर्गों के योग का पूछा गया है और 4 से प्रारंभ किया है, 1 से नहीं किया है। तो यहाँ पर 10 तक अभाज्य 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। इसके अंदर n की वैल्यू 10, 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम कर लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 गुणा 10 20 प्लस 1 21 और बटे में हो जाएगा 6। 3 का भाग इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 7 बार, 2 का भाग गया इसमें 5 बार। ये हो जाएगा 11 गुणा 5 55, 55 गुणा 7 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 385। लेकिन ये कहां से हो गया? 1 से 10 तक। इसने अपने को पूछा है 4 तक, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इनको जोड़ के आप घटा दो, ये आपके हो गया 14। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इसको अगर जोड़कर इसमें से मैं घटा देता हूं तो पीछे किसका वर्ग बचेगा? 4 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग बचेगा। तो इसमें से घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और ये 3, 371। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमें याद है, n इंटू n प्लस 1/2। इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। बहुत, ये कई प्रकार से हो सकता है, इससे नॉर्मल हो जाएगा। हमें 11 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करिए, 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कर दीजिए। उसके बाद 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाल के उसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। हम इसके अंदर, ये प्राकृत संख्या का है और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 20 गुणा 2 40 प्लस 1 41 और बटे में हो जाएगा 6। 3 का भाग इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 7 बार, 2 का भाग चला जाएगा 10 बार और ये आपके हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28। 10 का गुणा करना है, 1 जीरो लगा दो। ये 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। इसमें से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम घटाएंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 गुणा 10 20 प्लस 1 21 और बटे में हो जाएगा 6। 3 का भाग इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 7 बार, 2 का भाग गया 5 बार। ये 55 गुणा 7 385।
ये 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग में से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग घटाएंगे तो पीछे हमें 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे तो 10 में से 0 में से 5 जाएंगे नहीं, उधार लो 10 में से 5 गए, पीछे बचे 5। यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 8 नहीं जा रहे, उधार लीजिए 16, 16 में से 8 गए, यहाँ बचे आपके 8, एक उधार दे दिया, यहाँ आपके बच गए 7, 7 में से 3 गए 4, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 2485। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, लसब पूछा गया है। देखिए साथियों, भिन्नों का जब एलसीएम पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब भिन्नों का लसब मसब पूछा जाए तो ऊपरी संख्या जो होती है अंश, नॉमिनेटर, अंशों का एलसीएम और बटा हर जो है इन हरों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इनका हमने एलसीएम निकाला 15, 3, 5, लसब हो जाएगा 15। और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लसब वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरी बार जाए, छोटी से छोटी संख्या 15। और 7, 7, 14 का मसब, यानी इन सभी के अंदर बड़ी से बड़ी किस संख्या का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15/7। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, एचसीएफ पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली संख्या जो अंश है उन अंशों का एचसीएफ करेंगे और बटा हर जो बचे हुए हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इन सभी के अंदर किसका भाग जा रहा है, 7, 3 अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए, तो वहां पर आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4, 8, 10 इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 40। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/40। ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।